प्रदेश का वो इलाका जहां कभी राजनीति और अपराध के बीच की रेखा इतनी धुंधली हो जाती थी कि ये समझना मुश्किल था कि सत्ता आखिर किसके हाथों में है, नेता के या बंदूक उठाने वाले बाहुबली के। और 90 के दशक में पूर्वांचल की हवा में एक नाम बार बार भी सुनाई दिया करता था, ब्रजेश सिंह का। एक ऐसा नाम जिसके बारे में कहा जाता था कि वो अपने दुश्मनों को कभी भूलता नहीं था। एक ऐसा शख्स जो पढ़ाई में तेज था, जिसके पिता चाहते थे कि बेटा आईएएस बने और परिवार का नाम रोशन करे, लेकिन किस्मत ने उसे किताबों से उठाकर गैंग वॉर, बदला, राजनीति और माफिया की दुनिया में धकेल दिया। जी हाँ, ये कहानी सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं है, ये कहानी है बदले की आग, सत्ता की भूख, खून से लिखी दुश्मनी, मुंबई अंडरवर्ल्ड से रिश्तों और पूर्वांचल की राजनीति पर कब्जे की। जी हाँ, आज हम जानेंगे ब्रजेश सिंह कौन था, उसके पिता की हत्या क्यों हुई, उसने बदला कैसे लिया, त्रिभुवन सिंह, मुख्तार अंसारी और दाऊद इब्राहिम से उसका क्या रिश्ता था, और कैसे एक मोस्ट वांटेड माफिया आगे चलकर राजनीति का बड़ा चेहरा बन गया। आपको बता दें, ब्रजेश सिंह उर्फ अरुण कुमार सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी चंदौली क्षेत्र के एक प्रभावशाली राजपूत परिवार में हुआ था। कहा जाता है कि बचपन से ही वो पढ़ाई में काफी अच्छा था। परिवार चाहता था कि वो बड़ा होकर आईएएस अफसर बने। उसके पिता रविंद्रनाथ सिंह स्थानीय राजनीति और सामाजिक प्रभाव रखने वाले व्यक्ति माने जाते थे। घर में सम्मान था, पहचान थी और भविष्य भी सुरक्षित दिखता था। लेकिन पूर्वांचल उस दौर में सिर्फ जातीय राजनीति का मैदान नहीं था, वहां वर्चस्व की भी लड़ाई चल रही थी। छोटे छोटे विवाद भी गैंगवार में बदल जाते थे और राजनीतिक संरक्षण के बिना कोई मजबूत नहीं टिकता था। और फिर इसी माहौल में साल 1984 में ब्रजेश सिंह की जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जी हाँ, 1984 में हुई एक खूनी घटना ने उसकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। कहा जाता है कि उसके पिता रविंद्रनाथ सिंह की हत्या ही वो मोड़ थी जिसने उसे अपराध की दुनिया की तरफ धकेल दिया। दरअसल 27 अगस्त 1984 को वाराणसी के दौराहा गांव में रविंद्रनाथ सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी गई। रविंद्रनाथ सिंह सिंचाई विभाग में कार्यरत होने के साथ साथ गांव की राजनीति में भी काफी सक्रिय थे। उनका सपना था कि उनका बेटा ब्रजेश पढ़ लिख कर बड़ा अधिकारी बने। उस समय ब्रजेश सिंह बनारस के उदय प्रताप कॉलेज में बीएससी की पढ़ाई कर रहे थे और सामान्य छात्र जीवन जी रहे थे। वही गांव में लंबे समय से जमीन और राजनीतिक वर्चस्व को लेकर दो गुटों के बीच संघर्ष चल रहा था। एक तरफ रविंद्रनाथ सिंह का पक्ष था, जबकि दूसरी ओर हरिहर सिंह और पांचू सिंह का गुट। दोनों गुटों के बीच लंबे समय से जमीन जायदाद, गांव की प्रधान पंचायत और स्थानीय प्रभाव प्रतिष्ठा को लेकर तनाव चल रहा था। दरअसल रविंद्रनाथ सिंह दबंग स्वभाव के थे और गांव की राजनीति में सक्रिय रहते थे, जिससे विपक्षी गुट को चुनौती मिल रही थी। और इसी रंजिश के चलते 27 अगस्त 1984 को रविंद्रनाथ सिंह पर मुख्य रूप से हरिहर सिंह और उसके समर्थकों द्वारा हमला किया गया। उनकी हत्या कर दी गई। बता दें, कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें गोली मारी गई थी या फिर धारदार हथियार से बुरी तरह घायल कर मार डाला गया। हत्या काफी बेरहमी से की गई थी और इस घटना ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। पिता की हत्या ने ब्रजेश सिंह को भीतर तक तोड़ दिया। पढ़ाई और सामान्य जीवन पीछे छूट गया और उसने बदला लेने की राह चुन ली। बता दें, करीब 9 महीने बाद यानी 27 मई 1985 को ब्रजेश सिंह ने कथित तौर पर अपने पिता के मुख्य आरोपी हरिहर सिंह की दिन दहाड़े हत्या कर दी। बता दें, ब्रजेश सिंह ने यह हत्या बड़े ही फिल्मी स्टाइल में की थी, जैसे किसी ने सोचा भी न था। जी हां, ब्रजेश सिंह पहले हरिहर सिंह के घर गया, फिर उसके पैर छुए और फिर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इसके बाद इलाके में लगातार हिंसक घटनाएं बढ़ने लगी। दरअसल पहले ऐसा माना जा रहा था कि पिता की हत्या का बदला लेने के बाद शायद ब्रजेश सिंह का गुस्सा शांत हो जाएगा। लोगों को लगा कि अब वो सामान्य जिंदगी की ओर लौट सकता है। वो चाहता तो पुलिस के सामने सरेंडर कर कानूनी लड़ाई लड़ता और फिर एक आम इंसान की तरह जीवन बिता सकता था। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग थी। पिता की मौत का दर्द और बदले की आग उसके भीतर लगातार भड़क रही थी। ऐसा लगने लगा था कि मानो उसके अंदर का गुस्सा हर सीमा पार कर चुका हो। वो सिर्फ अपने दुश्मनों से
बदला नहीं लेना चाहता था, बल्कि डर और खौफ के जरिए अपना नाम भी कायम करना चाहता था। इसी जुनून ने उसे अपराध की उस राह पर उसे और ज्यादा धकेल दिया जहां से वापसी लगभग नामुमकिन थी। और 1 साल बाद उसने एक ऐसा खूनी कांड अंजाम दिया जिसने पूरे पूर्वांचल को दहला कर रख दिया। ये मामला था 7 लोगों के सामूहिक हत्या कांड का। 9 अप्रैल 1986 की रात पूर्वांचल की अपराध दुनिया में एक ऐसा खूनी अध्याय लिख गया जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। अगली सुबह जब चंदौली के बलुआ थाना क्षेत्र स्थित सिकरौरा गांव में लोगों की आंख खुली तो वहां हर तरफ चीख पुकार और मातम पसरा हुआ था। गांव के तत्कालीन प्रधान रामचंद्र यादव के घर पर देर रात हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोल दिया था। हमला इतना अचानक और खौफनाक था कि परिवार को संभलने तक का मौका नहीं मिला। ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज से पूरा गांव कांप उठा। इस हमले में रामचंद्र यादव, उनके भाई रामजन्म यादव और सियाराम यादव की मौके पर ही मौत हो गई। इतना ही नहीं, हमलावरों ने मासूम बच्चों तक को नहीं छोड़ा। परिवार के 4 छोटे बच्चों की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस तरह एक ही परिवार के कुल 7 लोगों का सफाया कर दिया गया। बता दें, यह घटना सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि ऐसा सामूहिक नरसंहार था जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में सनसनी फैला दी। और इस हत्याकांड में ब्रजेश सिंह का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आया। रामचंद्र यादव की पत्नी हीरावती देवी ने दर्ज कराई एफआईआर में ब्रजेश सिंह समेत 13 लोगों को नामजद किया। पुलिस जांच में दावा किया गया कि यह हमला पुरानी दुश्मनी और बदले की भावना में किया गया था। दरअसल रविंद्रनाथ सिंह की हत्या में हरिहर सिंह के साथ रामचंद्र यादव का नाम भी सामने आया था। और हरिहर सिंह की हत्या के बाद भी ब्रजेश सिंह का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। उसके निशाने पर अब वो लोग थे जिसे वो अपने पिता की मौत का जिम्मेदार मानता था। इसी कड़ी में रामचंद्र यादव और उसके परिवार को भी टारगेट बनाया गया। आपको बता दें कि सिकरौरा गांव में हुई उस सामूहिक हत्याकांड के बाद ये चर्चा तेज हो गई कि ब्रजेश सिंह ने आखिरकार अपने पिता की हत्या का बदला पूरा कर लिया है। जिन लोगों को वो अपने परिवार के विनाश का कारण मानता था, अब वो एक एक कर उसके निशाने पर आ चुके थे। लेकिन ये वही मोड़ था जहां बदले की कहानी खत्म होने के बजाय एक बड़े अपराध साम्राज्य की शुरुआत बन गई। दरअसल इस हत्याकांड की सबसे चौंकाने वाली बात सिर्फ 7 लोगों की हत्या नहीं थी, बल्कि इसमें इस्तेमाल हुए हथियार भी थे। कहा जाता है कि इस वारदात में AK-47 जैसे ऑटोमेटिक राइफल का इस्तेमाल किया गया था। और उस दौर में पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे आधुनिक हथियार बेहद कम देखने को मिलते थे। इसलिए मामला और भी ज्यादा चर्चा में आ गया। लोगों के लिए विश्वास करना मुश्किल था कि गांव की दुश्मनी अब इतनी खतरनाक और आधुनिक हथियारों तक पहुंच चुकी है। लेकिन इस घटना ने न सिर्फ इलाके में सनसनी फैला दी, बल्कि पुलिस और प्रशासन को भी हिलाकर रख दिया। इसी केस के बाद ब्रजेश सिंह का नाम बड़े अपराधियों की सूची में खुलकर सामने आने लगा और आखिरकार वो कानून के शिकंजे में भी पहुंच गया। जी हां, सामूहिक हत्याकांड के बाद पुलिस ने ब्रजेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया और जेल की सलाखों के पीछे उसकी मुलाकात हुई एक ऐसे नाम से जो उस समय अपराध जगत में बेहद ही खतरनाक माना जाता था, त्रिभुवन सिंह। त्रिभुवन सिंह गाजीपुर का एक बहुत बड़ा खूंखार हिस्ट्री सीटर और उभरता हुआ गैंगस्टर माना जाता था। वो साहिब सिंह गैंग का सदस्य था जो उस समय पूर्वांचल में सक्रिय थी। लेकिन त्रिभुवन सिंह खुद भी उस समय खूनी दुश्मनी में उलझा हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके पिता और भाइयों की हत्या हुई थी और वो बदला लेना चाहता था। कहा जाता है कि त्रिभुवन सिंह ने ब्रजेश सिंह में वही गुस्सा देखा, वही बदले की आग जो उसके अंदर थी। जेल में दोनों की नजदीकियां बढ़ी और यही मुलाकात आगे चलकर पूर्वांचल के अपराध जगत का बड़ा अध्याय बन गई। दरअसल त्रिभुवन सिंह ने ब्रजेश सिंह को अपने संरक्षण में लेने का प्रस्ताव दे दिया। उस समय ब्रजेश सिंह लगातार पुलिस और दुश्मनों के निशाने पर भी थे, इसलिए उसे एक मजबूत राजनीतिक और आपराधिक सहारे की जरूरत थी। लेकिन ये संरक्षण बिना किसी शर्त के नहीं था। बदले में त्रिभुवन सिंह को भी ब्रजेश सिंह से एक बहुत ही बड़ा काम चाहिए था। दरअसल त्रिभुवन सिंह अपने पिता और भाइयों की हत्या का बदला लेना चाहता था। उसके परिवार के कातिल अब भी खुलेआम घूम रहे थे और इसी दुश्मनी ने उसे ब्रजेश सिंह के करीब ला दिया। आपको बता दें, गाजीपुर जिले में त्रिभुवन सिंह के परिवार पर भी एक बड़ा खूनी हमला हुआ था। इस घटना में उसके पिता रमापति सिंह और 3 भाइयों की हत्या कर दी गई। इस मामले में साधु सिंह और मखनू सिंह के नाम सामने आए। दोनों गाजीपुर के मुड़ियार गांव के रहने वाले बताए जाते थे
और इलाके में उनका खासा दबदबा माना जाता था। कहा जाता है कि दोनों की नजदीकियां मुख्तार अंसारी से भी थी, जिसकी वजह से उनका प्रभाव और मजबूत होता गया था। लेकिन अब जब जेल में त्रिभुवन सिंह की मुलाकात ब्रजेश सिंह से हो चुकी थी, तो दोनों ने मिलकर साधु सिंह और मखनू सिंह को मारने के लिए एक सुनियोजित योजना तैयार की। जी हां, साल 1988 में एक ऐसी घटना हुई जिसने पुलिस महकमे तक को हिला कर रख दिया। दरअसल उस समय ब्रजेश सिंह पुलिस हिरासत में था, लेकिन एक पेशी के दौरान वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। बताया जाता है कि कोर्ट ले जाते समय उसने ऐसा मौका तलाशा जहां से वो सुरक्षा घेरा तोड़कर निकलने में कामयाब हो गया। फरार होने के बाद उसका पहला निशाना बना साधु सिंह, वही शख्स जिस पर त्रिभुवन सिंह के परिवार की हत्या में शामिल होने का आरोप था। लेकिन इस पूरी वारदात की सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसका तरीका जो था वो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला था। दरअसल ब्रजेश सिंह भेष बदलने में माहिर माना जाता था और इस बार भी उसने इसी चाल का इस्तेमाल किया। जब साधु सिंह की हत्या हुई तो इलाके में खबर फैली कि दो खाकी वर्दी पहने लोगों ने उसे गोलियों से भून दिया। शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद पुलिस ने किसी वजह से एनकाउंटर जैसा कदम उठाया है, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो मामला पूरी तरह पलट गया। पुलिस को पता चला कि वो असली पुलिसकर्मी नहीं थे, बल्कि खाकी वर्दी में आए ब्रजेश सिंह और उसके साथी थे। बताया जाता है कि साधु सिंह उस समय पुलिस निगरानी में इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था और वहीं इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ब्रजेश सिंह ने इतनी सफाई से पुलिस की वर्दी और हाव भाव अपनाए थे कि पहली नजर में उसे पहचान पाना लगभग नामुमकिन था। यही वजह थी कि वारदात को अंजाम देने के बाद भी वो कुछ समय तक पुलिस को भ्रम में रखने में कामयाब रहा। हालांकि इस घटना के बाद ब्रजेश सिंह का नाम सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं, बल्कि बेहद शातिर अपराधी के तौर पर भी लिया जाने लगा। लोग कहते थे ब्रजेश सिर्फ गोली नहीं चलाता था, वो बदला पूरा करता था। लेकिन कहा जाता है कि साधु सिंह हत्याकांड के बाद ही पूर्वांचल में एक नई और खूनी दुश्मनी की शुरुआत हुई, क्योंकि साधु सिंह को मुख्तार अंसारी का करीबी माना जाता था। इसलिए इस हत्या के बाद दोनों गुट आमने सामने आ गए। यहीं से मुख्तार अंसारी वर्सेस ब्रजेश सिंह की कहानी पूरे पूर्वांचल में चर्चा का विषय बनने लगी। धीरे धीरे ये दुश्मनी इतनी बड़ी हो गई कि इलाके की हर गैंग वॉर, हर राजनीतिक टकराव और हर बड़े अपराध के पीछे इन दोनों नामों की चर्चा होने लगी। एक तरफ मुख्तार अंसारी का नेटवर्क और दबदबा था, तो दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह का खौफ और बदले की राजनीति। आने वाले वर्षों में ये टकराव सिर्फ दो गैंगों की लड़ाई नहीं रही, बल्कि पूर्वांचल की सबसे चर्चित गैंग वॉरों में भी बदल गई। जी हाँ, अब इसी दौर में ब्रजेश सिंह का नाम कई चर्चित आपराधिक मामलों में सामने आने लगा। एक के बाद एक घटनाओं ने उसके डर को खूब बढ़ाया। वहीं धीरे धीरे उसका नेटवर्क सिर्फ गैंग वॉर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने आर्थिक ताकत भी बनाना शुरू कर दी। कहा जाता है कि उसको लोगों की पकड़ शराब के ठेकों, सरकारी ठेकेदारी, रेशम के कारोबार, कोयले की खदानों और जमीन विवादों तक पहुंच चुकी थी। वसूली और दबदबे के जरिए इलाके में अपना प्रभाव बढ़ाया जाता था और जो विरोध करता उससे डर या हिंसा के जरिए चुप कराने की कोशिश होती थी। दरअसल उस समय पूर्वांचल में अपराध सिर्फ गोलियों और गैंग वॉर तक सीमित नहीं था। ये करोड़ों के कारोबार, राजनीतिक संरक्षण और सिस्टम पर पकड़ की लड़ाई भी बन चुका था। जिसके पास पैसा, बाहुबल और राजनीतिक पहुंच होती, वही इलाके में सबसे ताकतवर माना जाता था और ब्रजेश सिंह इस खेल को तेजी से समझ रहा था। लेकिन उधर कंपटीशन में खड़ा हुआ था उस वक्त का सबसे बड़ा गैंगस्टर मुख्तार अंसारी। मुख्तार और ब्रजेश के बीच दुश्मनी की शुरुआत तो साधु सिंह हत्याकांड के बाद ही हो चुकी थी, लेकिन समय के साथ ये टकराव और भी ज्यादा बड़ा होता चला गया। अब ये लड़ाई सिर्फ बदले या गैंग वॉर तक सीमित नहीं रही। दरअसल पूर्वांचल में कोयले की खदानों और उससे जुड़े कारोबार पर कब्जे को लेकर भी दोनों गुटों के बीच तनाव बढ़ने लगा था। कहा जाता है कि इस धंधे में भारी पैसा था और जिस गैंग की पकड़ मजबूत होती, उसका इलाके में प्रभाव भी उतना ही बढ़ जाता। अब एक तरफ था ब्रजेश सिंह गैंग, दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी का नेटवर्क। दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो चुकी थी और ये दुश्मनी सिर्फ व्यक्तिगत नहीं थी। इसके पीछे राजनीति, ठेकेदारी, रेलवे कॉन्ट्रैक्ट, व्यापारिक नियंत्रण और जातीय समीकरण भी थे। कहा जाता है कि पूर्वांचल का कोई बड़ा ठेका बिना इन गैंगों की जानकारी के नहीं चला करता था। लेकिन 90 के दशक में दोनों गैंगों के बीच तनाव लगातार बढ़ता गया।
और फिर ये दुश्मनी खूंगनी गैंग वॉर में बदल गई। इसी दौरान मुख्तार अंसारी ने कथित तौर पर ब्रजेश सिंह के करीबी लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसके जवाब में ब्रजेश सिंह गुट भी लगातार सक्रिय रहा, जिसके चलते पूर्वांचल में गैंग वॉर और हिंसा का दौर लंबे समय तक चलता रहा। दोनों ही गैंगों के कई सदस्यों को निपटाया गया जा रहा था, जिसके बाद उस समय हालात ऐसे थे कि दोनों गुटों के नाम से ही पूरे इलाके में तनाव और डर का माहौल बन जाता था। कहीं ना कहीं मुख्तार ब्रजेश सिंह पर भारी पड़ रहा था, लेकिन ब्रजेश सिंह का कारोबार भी आगे बढ़ रहा था। पुलिस उसे ढूंढ रही थी। इसीलिए अब पूर्वांचल में नाम बनने के बाद ब्रजेश सिंह मुंबई पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात हुई सुभाष ठाकुर से, जो दाऊद इब्राहिम का गुरु माना जाता था, और इसी कनेक्शन के जरिए ब्रजेश सिंह की मुलाकात दाऊद इब्राहिम से भी होती है। बता दें, मुंबई उस समय अंडरवर्ल्ड का केंद्र था। दाऊद गैंग का असर फिल्मों से लेकर कारोबार तक हर जगह था, और पूर्वांचल का ये बाहुबली अब राष्ट्रीय अपराध नेटवर्क से जुड़ रहा था। कहा जाता है कि उस समय दाऊद अपनी बहनोई इस्माइल पारकर की हत्या से बेहद ही नाराज था। बता दें कि इस्माइल पारकर दाऊद की बहन हसीना पारकर के पति था और उसकी हत्या का आरोप अरुण गवली गैंग पर लगाया गया था, जिसके बाद बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम ने ब्रजेश सिंह को इस हत्या का बदला लेने का जिम्मा सौंप दिया। बदले में दाऊद ये चाहता था कि अरुण गवली गैंग के लोगों को खत्म किया जाए। दरअसल 26 जुलाई 1992 में दाऊद और छोटा राजन तो देश छोड़कर भाग चुके थे, लेकिन उसके बावजूद वो मुंबई पर राज अभी भी कर रहा था और इस्माइल पारकर की हत्या का बदला लेना चाहता था। और फिर आई तारीख 26 सितंबर 1992, मुंबई का जेजे हॉस्पिटल। ये वही घटना है जिसने ब्रजेश सिंह का नाम पूरे देश में सुर्खियों में ला दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अरुण गौली गैंग का सदस्य शैलेश पुलिस कस्टडी में अस्पताल लाया गया था। उसी शैलेश पर आरोप था कि उसने दाऊद की बहन हसीना पारकर के पति इस्माइल की हत्या की थी, और कहा जाता है कि इसी बदले के लिए एक हमला प्लान हुआ। फिर अस्पताल के अंदर गोलियां चली, इतनी गोलियां कि पूरा अस्पताल कांप उठा। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि 500 से ज्यादा राउंड फायर हुए, 2 पुलिसकर्मी तक घायल हो गए, और ये शूटआउट मुंबई अंडरवर्ल्ड की सबसे चर्चित घटनाओं में गिना जाने लगा। दरअसल दाऊद देश छोड़कर तो चला गया था, इसलिए उसने बदला लेने के लिए अपने गुरु सुभाष ठाकुर से मदद ली, और फिर सुभाष ठाकुर ने ब्रजेश सिंह को यह जिम्मा सौंपा। यह भी कहा गया कि इस काम के बाद दाऊद इब्राहिम ने ब्रजेश सिंह को सलाम यानी कि शाबाशी भेजी थी। ब्रजेश सिंह को दाऊद गैंग का शार्प शूटर माने जाने लगा। हालांकि उस पर टाडा जैसे सख्त कानून भी लगाए गए, लेकिन बाद में कई मामलों में उसे राहत मिली और 2008 में कुछ मामलों में बरी होने की खबर भी सामने आई। हालांकि 12 मार्च 1993 को हुए मुंबई सीरियल ब्लास्ट ने पूरे देश को दहला कर रख दिया। इन धमाकों में सैकड़ों लोगों की जान चली गई और जांच एजेंसियों ने इसके पीछे दाऊद इब्राहिम और उसके नेटवर्क का नाम सामने रखा। इस घटना के बाद मुंबई अंडरवर्ल्ड पर देश भर की सुरक्षा एजेंसियों का दबाव अचानक बहुत बढ़ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी दौर के बाद ब्रजेश सिंह और दाऊद इब्राहिम के रास्ते भी अलग होने लगे। कहा जाता है कि ब्रजेश सिंह ने धीरे धीरे खुद को मुंबई के अंडरवर्ल्ड नेटवर्क से दूर करना शुरू कर दिया। इसके बाद उसका पूरा फोकस फिर से पूर्वांचल की राजनीति, गैंग वॉर और अपने इलाके में बढ़ते प्रभाव पर आ गया। अब उसकी लड़ाई मुंबई के गैंग से ज्यादा पूर्वांचल के वर्चस्व कायम करने और उसे बनाए रखने पर थी, और मुख्तार अंसारी जैसे प्रतियोगी से टक्कर लेने पर केंद्रित हो चुकी थी। अब जब ब्रजेश सिंह पूरी तरह से पूर्वांचल की ओर लौट चुका था, तो उसे भी एहसास होने लगा कि सिर्फ बाहुबल के दम पर लंबे समय ततक प्रभाव बनाए रखना आसान नहीं होगा। उसे भी अपने बड़े कॉम्पिटिटर मुख्तार अंसारी की तरह राजनीतिक ताकत की जरूरत महसूस होने लगी थी। दरअसल 1996 में मुख्तार अंसारी मऊ से विधायक बन चुका था और राजनीति की ताकत उसके प्रभाव को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रही थी। ऐसे में ब्रजेश सिंह ने भी समझ लिया कि पूर्वांचल की सत्ता की लड़ाई में सिर्फ बंदूक नहीं बल्कि राजनीतिक पकड़ भी उतनी ही जरूरी है। यही वजह थी कि उसने अपने लिए मजबूत सियासी आधार तैयार करने की दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए। और फिर वो दिन आया जब ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी की दुश्मनी ने खूनी संघर्ष का रास्ता पकड़ लिया। वर्षों से सुलग रही यह अदावत अब खुले टकराव में बदल चुकी थी, जिसके असर ने पूरे पूर्वांचल को अपनी चपेट में ले लिया। 15 जुलाई 2001 पूर्वांचल के अपराध और राजनीति के इतिहास में ये तारीख एक बड़े मोड़ के तौर पर दर्ज है। इसी दिन हुए उसरी चट्टी कांड ने ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच चल रही दुश्मनी को खुली गैंग वॉर में बदल दिया। बताया जाता है कि गाजीपुर के उसरी चट्टी के पास
उस समय मऊ से विधायक रहे मुख्तार अंसारी के काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया। जैसे ही काफिला एक रेलवे क्रॉसिंग के नजदीक पहुंचा, हमलावरों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद AK-47 समेत कई अत्याधुनिक हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। चश्मदीदों और पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक घटनास्थल पर सैकड़ों राउंड गोलियां चली। हालांकि इस हमले के दौरान एक ऐसी बात भी सामने आई जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने मुख्तार अंसारी की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई। बताया जाता है कि उसके काफिले में शामिल लगभग सभी गाड़ियों की नंबर प्लेट के आखिरी 3 अंक 786 हुआ करते थे। हमले के वक्त हमलावरों के लिए पहचानना मुश्किल हो गया कि मुख्तार अंसारी किस गाड़ी में सवार है। इसी भ्रम की वजह से हमलावर सीधे उसके वाहन को निशाना नहीं बना सके। कई रिपोर्टों और स्थानीय चर्चाओं में यह दावा किया जाता है कि काफिले की यही रणनीति उस दिन मुख्तार अंसारी के बच निकलने की एक बड़ी वजह बनी। हालांकि इस हमले में मुख्तार अंसारी तो बच गया, लेकिन उसके काफिले में शामिल 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें उसका गनर भी शामिल था। वहीं कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बता दें कि जवाबी फायरिंग भी हुई, जिसमें विरोधी पक्ष का एक सदस्य भी मारा गया। उस दौरान ऐसी भी खबरें फैलने लगी कि ब्रजेश सिंह भी एक गैंग वॉर में घायल हो गया है और शायद मारा गया है, लेकिन बाद में ये खबर गलत साबित हुई और उसके जिंदा होने की खबर ने पुलिस से लेकर विरोधियों तक सबको चौंका दिया। हालांकि हमले के बाद मुख्तार अंसारी ने ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह और कई अन्य लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराई। वहीं इस घटना के बाद दोनों गुटों के बीच की अदावत पूरी तरह खुलकर सामने आ गई और इस मामले की कानूनी लड़ाई भी लंबी चली। करीब 2 दशक बाद 2022 या 23 में इस केस की सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी को गवाही के लिए अदालत में पेश किया गया। वहीं 2024 में मुख्तार अंसारी की मौत के बाद इस मामले की दिशा को लेकर नई चर्चाएं शुरू हुई। बाद के वर्षों में विभिन्न मामलों में अदालतों के फैसले आए, जिनमें कुछ मामलों में ब्रजेश सिंह को राहत भी मिली। लेकिन आपको बता दें कि उसरी चट्टी कांड में सिर्फ ब्रजेश सिंह का नाम नहीं चर्चा में था। इस पूरे घटनाक्रम के साथ एक और बड़ा नाम लगातार जुड़कर सामने आता रहा, कृष्णानंद राय का। दरअसल समय के साथ कृष्णानंद राय ब्रजेश सिंह के राजनीतिक खेमे के करीबी बनता गया। उस दौर में मुख्तार अंसारी का प्रभाव लगातार बढ़ रहा था और पूर्वांचल की राजनीति में उसका दबदबा साफ दिखाई देता था। ऐसे में ब्रजेश सिंह के लिए भी एक ऐसे राजनीतिक चेहरे की जरूरत महसूस की जा रही थी जो चुनावी मैदान में मुख्तार के प्रभाव को चुनौती दे सके। और फिर आया साल 2002 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव। मोहम्मदाबाद सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प था। एक तरफ बसपा उम्मीदवार अफजाल अंसारी, जो अंसारी परिवार के मजबूत राजनीतिक आधार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो दूसरी तरफ भाजपा के कृष्णानंद राय मैदान में थे। नतीजे आए तो पूर्वांचल की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। कृष्णानंद राय ने अफजाल अंसारी को हराकर मोहम्मदाबाद सीट पर कब्जा कर लिया। ये वही सीट थी जिसे लंबे समय से अंसारी परिवार का मजबूत गढ़ माना जाता था। इसलिए इस हार को सिर्फ एक चुनावी हार नहीं, बल्कि अंसारी परिवार के राजनीतिक प्रभाव पर सीधे प्रहार के रूप में देखा गया। अब मुख्तार अंसारी बदला लेने को बेचैन था। 2001 के उसरी चिट्टी हमले में उस पर जानलेवा हमला हो चुका था, जिसमें वो बाल बाल बचा था। इसके अलावा चुनावी मोर्चे पर भी उसे कई बड़े झटके लगे थे। ये दोनों बातें उसके लिए बर्दाश्त की बाहर थी। मुख्तार के लिए ब्रजेश सिंह तो मर चुका था, क्योंकि हमले के बाद लंबे समय तक ऐसी अफवाहें चली कि ब्रजेश मारा गया है, लेकिन उसका बदला पूरा नहीं हुआ था। इसलिए उसने ब्रजेश सिंह के सबसे करीबी गुट पर अपनी नजर रखी। बता दें, अनिल सिंह, जो त्रिभुवन सिंह का भतीजा था और ब्रजेश सिंह गैंग का सक्रिय सदस्य माना जाता था, 15 जुलाई 2001 के उसरी चट्टी हमले की FIR में अनिल सिंह बदरू का नाम भी ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह के साथ हमलावर के रूप में दर्ज था। मुख्तार ने उसी मामले का बदला अनिल सिंह की हत्या से लिया। इस हत्या का मकसद साफ तौर पर ब्रजेश और त्रिभुवन गुट को कमजोर करना था। वहीं त्रिभुवन सिंह के अनुसार मुख्तार गुट ने उसके पूरे परिवार को निशाना बनाया। उसके भाई राजेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह, रामविलास और भतीजे अनिल सिंह और राहुल सिंह सहित कई सदस्यों की हत्या कर दी गई। लेकिन दुश्मनी की ये आग यही नहीं थमी। इसके बाद साल 2005 में कृष्णानंद राय हत्याकांड ने पूरे पूर्वांचल को हिलाकर रख दिया। इस मामले में मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी का नाम लंबे समय तक आरोपों और जांच के केंद्र में रहा। आपको बता दें कि कृष्णानंद राय को मारना मुख्तार के लिए एक तीर से दो शिकार था। ब्रजेश को कमजोर करना और 2001 की उसरी चट्टी हमले का खूनी बदला लेना।
हालांकि कृष्णानंद राय हत्याकांड की पूरी कहानी मैं पहले ही एक अलग वीडियो में विस्तार से बता चुकी हूं, और अगर आप इस मामले को गहराई से समझना चाहते हैं तो इसी चैनल पर मौजूद वो वीडियो जरूर देखें। अब बात वापस ब्रजेश सिंह की। आपको बता दें, उसरी चट्टी पर हुए हमले के बाद से ये खबर फैली थी कि ब्रजेश सिंह मर चुका है, लेकिन ये बात झूठी साबित तब हुई जब लगभग 7 साल तक फरार रहने के बाद साल 2008 में ब्रजेश सिंह को उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया। दरअसल पुलिस की नजर से बचने के लिए उसने अरुण कुमार सिंह नाम से नया पहचान पत्र बनवाया और उड़ीसा के भुवनेश्वर में बस गया। लेकिन 23 जनवरी 2008 को उसकी फरारी खत्म हो गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने भुवनेश्वर में एक ऑपरेशन के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि पुलिस को उसकी मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद उसे एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास दबोच लिया गया। गिरफ्तारी के समय उसके पास से कथित तौर पर फर्जी पहचान दस्तावेज भी बरामद किए गए। जांच एजेंसियों के अनुसार फरारी के दौरान वो भुवनेश्वर में ठेकेदारी और कारोबारी गतिविधियों से जुड़ा हुआ था। उस समय उस पर 5 लाख का इनाम भी घोषित था। हालांकि इस गिरफ्तारी ने पूर्वांचल की सबसे चर्चित गैंगवारों में से एक में के प्रमुख किरदार को आखिरकार कानून के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया था। गिरफ्तारी के बाद ब्रजेश सिंह को दिल्ली लाया गया और फिर उत्तर प्रदेश में दर्ज विभिन्न मामलों की सुनवाई के लिए ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया। इनमें उसरी चट्टी कांड और मुख्तार अंसारी पर हमले से जुड़े मामले भी शामिल थे। इसके बाद ब्रजेश सिंह ने जेल में लंबा समय बिताया। 2008 में गिरफ्तारी के बाद से लेकर 2022 तक, यानी करीब 14 वर्षों तक वो विभिन्न मुकदमों के चलते जेल में रहा। इस दौरान पूर्वांचल की राजनीति और अपराध जगत में कई बड़े बदलाव भी आए, लेकिन ब्रजेश सिंह का नाम लगातार सुर्खियों में बना रहा। जी हाँ, गिरफ्तारी के बावजूद उसका प्रभाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। उसका नेटवर्क और राजनीतिक संपर्क लगातार मजबूत बने रहे। हालांकि दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी गुट लगातार ब्रजेश सिंह के नेटवर्क पर दबाव भी बनाए हुए था। ब्रजेश सिंह के जेल में रहने के दौरान उसके कई करीबी सहयोगी मुख्तार के निशाने पर आ चुके थे। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रजेश सिंह गुट के शूटर अजय खलनायक पर भी जानलेवा हमला हुआ। उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, लेकिन वो बाल बाल बच गया। बता दें, इस हमले को लेकर ब्रजेश सिंह गुट ने मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगियों पर आरोप लगाए। हालांकि इन आरोपों को लेकर दोनों पक्षों में अपने अपने दावे रहे। इसके कुछ समय बाद ब्रजेश सिंह के परिवार को भी मुख्तार ने अपना निशाना बनाया। जी हाँ, उस समय ब्रजेश सिंह तो जेल में बंद था, लेकिन उसके परिवार और करीबी सहयोगियों पर हमले जारी थे। 3 जुलाई 2013 को वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र के दोहरा गांव में ब्रजेश सिंह के चचेरे भाई सतीश सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि सुबह के समय सतीश सिंह एक चाय की दुकान पर खड़े थे, तभी बाइक सवार हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमले में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल सतीश सिंह को ब्रजेश सिंह परिवार का बेहद करीबी और प्रभावशाली सदस्य माना जाता था। हत्या के बाद परिवार ने इसके पीछे मुख्तार अंसारी गुट का हाथ होने का आरोप लगाया और एफआईआर में कई नाम भी शामिल किए गए। हालांकि सतीश सिंह की हत्या को ब्रजेश सिंह के लिए सिर्फ एक गैंग वॉर की घटना नहीं, बल्कि एक गहरा व्यक्तिगत झटका माना गया। सतीश सिंह उसके चचेरे भाई थे और स्थानीय लोगों और उसके करीबियों के बीच ये धारणा रही है कि ब्रजेश सिंह अपने परिवार को लेकर काफी ज्यादा संवेदनशील था और परिवार के किसी सदस्य को नुकसान पहुंचना उसके लिए बेहद ही भावनात्मक मामला होता था। लोग कहते थे कि ब्रजेश सिंह अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है, और बताया जाता है कि सतीश सिंह की मौत के बाद जब ब्रजेश सिंह अंतिम संस्कार और 13वीं से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने पहुंचा तो परिवार की स्थिति देखकर वो बहुत ही ज्यादा भावुक हो गया। यही वजह थी कि सतीश सिंह की हत्या ने वर्षों पुरानी इस दुश्मनी को और भी ज्यादा कड़वा बना दिया। हालांकि इस हत्याकांड में पुलिस ने मुख्तार अंसारी का नाम एफआईआर से हटा दिया था। वैसे आपको बता दें, जिस दौर में कभी बाहुबल और बंदूक सत्ता की लड़ाई का प्रतीक थी, उसी दौर में कई प्रभावशाली चेहरे अब राजनीति के रास्ते अपनी ताकत को नए रूप में स्थापित करने लगे थे। ब्रजेश सिंह ने भी बदलते हालात को समझा और सक्रिय राजनीति की राह पकड़ ली। ब्रजेश सिंह ने जेल में रहते हुए साल 2012 में चंदौली जिले की सैयद राजा विधानसभा सीट से प्रगतिशील मानव समाज पार्टी पीएमएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा। हालांकि उसकी ये पहली बड़ी चुनावी परीक्षा सफल नहीं रही। कड़े मुकाबले में उसे हार का सामना करना पड़ा और वो करीब 2016 वोटों के अंतर से चुनाव जीतने से चूक गया। लेकिन ब्रजेश सिंह ने हार को अपनी मंजिल नहीं बनने दिया। जेल में रहते हुए और उसके बाद भी उसने अपने परिवार की राजनीतिक जमीन को लगातार मजबूत किया।
आज पूर्वांचल की राजनीति में उसका परिवार एक प्रभावशाली ताकत माना जाता है। जी हां, सबसे पहले बात उसके भतीजे सुशील सिंह की। उदयनाथ सिंह और चुलबुल सिंह के बेटे सुशील सिंह ने चंदौली की सैयद रजा विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर लगातार जीत हासिल की। 2007, 2012, 2017 और 2022 में विधायक चुने जाकर उसने क्षेत्र में अपनी मजबूत राजनीतिक पकड़ साबित की। वहीं ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह भी राजनीति में सक्रिय रहीं। वो 2010 से 2016 तक बसपा के टिकट पर विधान परिषद सदस्य यानी कि एमएलसी रहीं, जबकि 2022 में उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भी एमएलसी का चुनाव जीता। इसके अलावा ब्रजेश सिंह के बड़े भाई उदयनाथ सिंह उर्फ चुलबुल सिंह भी विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं। यानी जिस परिवार की पहचान कभी पूर्वांचल की गैंग वॉर से जुड़ी थी, उसने समय के साथ राजनीति में भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा दी। और फिर साल 2016 में खुद ब्रजेश सिंह ने जेल से ही राजनीतिक कमाल कर दिया। उसने वाराणसी, चंदौली, भदोई स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर विधान परिषद यानी कि एमएलसी का चुनाव लड़ा। नतीजे आए तो ब्रजेश सिंह ने भारी मतों के अंतर से जीत दर्ज की। करीब 1954 वोटों के अंतर से मिली इस जीत ने यह साफ कर दिया कि पूर्वांचल में उसकी राजनीतिक पकड़ अब भी मजबूत बनी हुई है। इसके बाद उसने 8 मार्च 2016 से 7 मार्च 2022 तक विधान परिषद सदस्य के रूप में अपना पूरा 6 वर्षीय कार्यकाल पूरा किया। दिलचस्प बात यह रही कि इस सीट पर पहले उसके बड़े भाई उदयनाथ सिंह एमएलसी रह चुके थे और बाद में उसकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह ने भी इस पद को संभाला। वही साल 2022 में भी ब्रजेश सिंह ने एक बार फिर विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। हालांकि बाद में उसने अपना नामांकन वापस लिया और राजनीतिक रणनीति के तहत उसकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह चुनावी मैदान में उतरी। अन्नपूर्णा सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इस तरह ब्रजेश सिंह ने परिवार की राजनीतिक विरासत को जारी रखा। उसने खुद चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन अपनी पत्नी के जरिए इस महत्वपूर्ण सीट पर परिवार का कब्जा बरकरार रखा। बता दें, साल 2022 में ही करीब 14 वर्षों तक जेल में रहने के बाद आखिरकार अगस्त महीने में ब्रजेश सिंह को बड़ी कानूनी राहत भी मिली। 4 अगस्त 2022 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे जमानत प्रदान कर दी। इसके अगले दिन 5 अगस्त 2022 की शाम करीब 7 बजे वो वाराणसी सेंट्रल जेल से रिहा हो गया। बता दें कि ब्रजेश सिंह 2008 से लगातार जेल में था और उसके खिलाफ चल रहे सबसे चर्चित मामलों में 2001 का उसी चिट्टी कांड भी शामिल था। इसी दौरान कई अन्य मामलों में उसे पहले ही जमानत मिल चुकी थी या अदालतों से राहत मिल चुकी थी। वहीं जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने इस बात पर भी टिप्पणी की थी कि मुकदमा करीब 21 वर्षों से लंबित है और सुनवाई में हुई देरी के लिए अभियोजन पक्ष की भूमिका भी जिम्मेदार रही। अदालत ने यह भी माना कि किसी आरोपी को मुकदमे के अंतिम निष्कर्ष के बिना इतने लंबे समय तक जेल में रखना उचित नहीं होगा। इसी तरह 2008 में शुरू हुआ उसका जेल का सफर 2022 में समाप्त हुआ और लगभग 1.5 दशक बाद ब्रजेश सिंह जेल से बाहर आ गया। वहीं रिहाई के बाद ब्रजेश सिंह ने सार्वजनिक तौर पर खुद को राजनीतिक और सामाजिक कार्यों तक सीमित रखने की बात कही। मीडिया से बातचीत में उसने कई बार कहा कि अब उसकी प्राथमिकता जनसेवा और राजनीतिक गतिविधियां हैं, न कि पुराने विवाद। इस बीच पूर्वांचल की राजनीति भी तेजी से बदल चुकी थी। एक समय में जिन इलाकों में बाहुबलियों का सीधा प्रभाव चर्चा का विषय हुआ करता था, वहां अब चुनावी ताकत, पार्टी संगठन, राजनीतिक गठजोड़ ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे। ऐसे माहौल में ब्रजेश सिंह ने भी अपनी पहचान को एक बाहुबली से ज्यादा एक राजनीतिक प्रभाव वाले नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। उसने अपनी मजबूत ठाकुर स्वर्ण वोट बैंक और ठेकेदारी नेटवर्क को प्रभावशाली राजनीतिक ताकत में बदल दिया। और फिर 2024 में मुख्तार अंसारी की मौत के साथ पूर्वांचल की उस दुश्मनी का एक बड़ा अध्याय भी समाप्त हो गया, जिसने 3 दशकों तक अपराध, राजनीति और सत्ता के समीकरण को प्रभावित किया था। लेकिन ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी की कहानी आज भी पूर्वांचल के इतिहास में उस दौर की मिसाल मानी जाती है जब बंदूक, सत्ता और राजनीति एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी। तो ये थी कहानी ब्रजेश सिंह की, जिसे कुछ लोग बाहुबली कहते रहे तो कुछ लोग उसे रॉबिनहुड जैसी छवि देने की कोशिश करते रहे, तो कुछ लोगों के लिए आज भी वो पूर्वांचल की खूनी गैंग वॉर का एक बड़ा चेहरा है। जी हाँ, पिता की हत्या का बदला लेने की आग लेकर अपराध की दुनिया में उतरा एक युवक समय के साथ पूर्वांचल का सबसे चर्चित और प्रभावशाली बाहुबलियों में से एक बन गया।
बता दे कि बृजेश सिंह की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये उस दौर की भी कहानी है जहां बदला कानून से बड़ा बन गया था, जहां गैंग वॉर ने पूरे इलाके की राजनीति तय की, जहां बाहुबली चुनाव जीतने लगे और बंदूक से निकला डर सत्ता तक पहुंच चुका था। एक होनहार छात्र जो शायद अफसर बन सकता था, वो अपराध की दुनिया में उतर गया, फिर गैंग वॉर का हिस्सा बना, मुंबई अंडरवर्ल्ड तक पहुंचा, दाऊद से जुड़ा, मुख्तार अंसारी से भिड़ा और आखिरकार राजनीति तक पहुंच गया। ये कहानी जितनी खतरनाक है उतनी ही दिलचस्प भी, क्योंकि पूर्वांचल की राजनीति को समझना हो तो बृजेश सिंह जैसे किरदारों को समझना बेहद ही जरूरी है। और शायद यही वजह है कि आज भी पूर्वांचल की गलियों में जब पुराने गैंग वॉर की बातें होती हैं तो एक नाम जरूर लिया जाता है, बृजेश सिंह। बाकी अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द लोकसभा।